Hi friends, this is Forms of Business Organizations Part 4, that is Joint Stock Company. So, today's topic of discussion is Joint Stock Company. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता है जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए फॉर्म किया जाता है। इसका अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसलिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है और इसका एक कॉमन सील होता है जो कि इसकी पहचान होती है। Company form of organization is governed by the Companies Act 2013. इसके पहले ये Companies Act 1956 के द्वारा गवर्न किया जाता था। जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स को समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हर एक पार्ट का प्राइस इक्वल होता है। इन स्मॉलर पार्ट्स को हम शेयर्स कहते हैं। जो पर्सन्स इन शेयर्स को खरीदते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये शेयर होल्डर्स ही कंपनी के ओनर्स होते हैं। ये शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, जो कि कंपनी की चीफ मैनेजिंग बॉडी कहलाते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कंपनी के बिहाफ पे सभी डिसीजंस लेते हैं और कंपनी के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को स्मूथली हैंडल करते हैं। Now let us discuss the features of joint stock company, and the first feature is artificial person. A company is a creation of law. अपने मेंबर्स से अलग इसका अपना एक खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये किसी भी नेचुरल पर्सन की तरह प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, मनी बोरो कर सकती है, डेट ले सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी पर केस फाइल कर सकती है और कोई थर्ड पर्सन इस पर भी केस फाइल कर सकता है। बट ये एक नेचुरल पर्सन की तरह ब्रीथ नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। दैट इज़ वाई हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे होता है। ये अपने मेंबर्स से पूरी तरह से डिस्टिंक्ट होती है, अलग होती है। इसके असेट्स इसके अपने होते हैं, उस पर इसके मेंबर्स का कोई भी दावा नहीं होता है। उसी तरह से इसकी लायबिलिटीज़ भी इसकी खुद की होती हैं। इसके किसी भी डेट के लिए मेंबर्स लायबल नहीं होते हैं। नाउ कम टू द थर्ड फीचर, दैट इज़ फॉर्मेशन। Formation of a company is very time consuming, complicated and expensive process. इसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल की जाती हैं, जिसमें बहुत सारा टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऑल्सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज़ कंपल्सरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अलावा जो भी कंपनीज एक्ट 1956 या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, वो भी कंपनीज की लिस्ट में इंक्लूडेड होती हैं। नाउ द फोर्थ फीचर इज़ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस। कोई भी कंपनी क्रिएशन ऑफ लॉ होती है। इसका फॉर्मेशन लॉ के थ्रू होता है और उसी तरह इसका वाइंडिंग अप भी लॉ के थ्रू ही किया जा सकता है। किसी भी मेंबर्स के आने या जाने से इसका वाइंड अप नहीं होता। मेंबर्स के डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी से ये अफेक्टेड नहीं होती है। ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। किसी भी कंपनी को सीज करने के लिए एक प्रॉपर क्लोजर प्रोसीजर होता है, जिसको कंप्लीट करके ही कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ कंट्रोल। कंपनीज़ की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का मैनेजमेंट और कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स अपॉइंट करते हैं ताकि बिजनेस को स्मूथली रन किया जा सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन इसलिए भी सिग्निफिकेंट होती है बिकॉज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट फीचर इज़ लायबिलिटी। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी।
कंपनी के कैपिटल में जो भी कंट्रीब्यूशन उनका होता है उसी लिमिट तक उनकी लायबिलिटीज़ भी होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर कंपनी ने कोई डेट लिया है जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसे कंपनी का एसेट को यूज़ करके ही क्लियर किया जाएगा। मेंबर्स के एसेट को कंपनी के डेट के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट फीचर इज़ कॉमन सील। जैसा कि हमने डिस्कस किया है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम करती है, तो ये अपने सिग्नेचर्स खुद नहीं कर सकती। इसलिए हर एक कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है जो कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होती है। कंपनी से रिलेटेड हर एक डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील नेसेसरी होती है। नाउ द लास्ट फीचर इज़ रिस्क बियरिंग। Risk of losses in a company is borne by all the shareholders of that company. शेयरहोल्डर्स किसी भी कंपनी में एक बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए जो रिस्क ऑफ लॉस होता है वो एक बड़े नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में स्प्रेड ओवर हो जाता है। बट शेयर होल्डर्स का रिस्क भी उसी लिमिट तक होता है जितना उन्होंने कंपनी के कैपिटल में कंट्रीब्यूट किया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। So this was all about the features of a company. Now let us discuss the merits of a joint stock company. And the first merit is limited liability. कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के किसी भी डेट को रीपे करने के लिए कंपनी के ही एसेट्स को यूज़ किया जाता है। शेयर होल्डर्स के पर्सनल एसेट्स रिस्क फ्री होते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स का डिग्री ऑफ रिस्क बियरिंग बहुत लो होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट मेरिट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को मार्केट में कभी भी सेल किया जा सकता है। अगर आपके पास किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं और आपको अभी पैसों की ज़रूरत है तो आप इमीडिएटली अपने शेयर्स मार्केट में सेल कर सकते हैं और अपनी पैसों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। जब भी हम शेयर्स को सेल करते हैं मार्केट में तो इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट या फिर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कहते हैं, क्योंकि अब आप उस शेयर के ओनर नहीं रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें उनके पैसे ब्लॉक नहीं होते, वो जब चाहें अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज़ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर हम फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस होता है, मेंबर्स के आने या जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी मेंबर की डेथ, इंसॉल्वेंसी या इनसैनिटी से इसकी कंटिन्यूटी अफेक्टेड नहीं होती है। कंपनी कंटिन्यूअस अपना काम करती रहती है। नेक्स्ट मेरिट इज़ स्कोप फॉर एक्सपेंशन। फ्रेंड्स, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लार्ज होते हैं। जनरल पब्लिक से भी ये फाइनेंस अट्रैक्ट करती है क्योंकि पब्लिक इसके शेयर्स खरीदते हैं। बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी इसको इजीली अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लार्ज होता है और इस वजह से इसके पास एक्सपेंशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके अपने प्रॉफिट को बढ़ाती है, जिससे कि इस कंपनी को तो बेनिफिट होता ही है, साथ ही इसके शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उनको उनके इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न मिलता है। ये भी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो कंपनीज के शेयर्स परचेज करते हैं। एंड द लास्ट मेरिट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने की वजह से कोई भी कंपनी हाई सैलरीड प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को हायर करने में कैपेबल होती है। ये ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करती है जो अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट होते हैं। किसी भी कंपनी में बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए वहाँ डिवीज़न ऑफ वर्क ज़रूरी होता है। हर एक स्पेशल जॉब के लिए इस अलग डिपार्टमेंट होता है और उन डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, जिन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहा जाता है या शॉर्ट में HODs कहा जाता है, ये HODs अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के एक्सपर्ट होते हैं। अपने एरिया के एक्सपर्ट होने की वजह से इनके डिसीजंस बहुत बैलेंस्ड होते हैं और ये अपने जॉब को बहुत इफ़िशिएंटली परफॉर्म करते हैं, जो कि अल्टीमेटली कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। So these were the merits of joint stock company. Now we will discuss limitations for a joint stock company. And the first limitation is complexity in formation.
फ्रेंड्स, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज़ एन एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के कंपैरिजन में कंपनी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ लैक ऑफ सीक्रेसी। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट, हर एक पब्लिक कंपनी को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस को प्रोवाइड करनी होती है। ये इंफॉर्मेशंस जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कंपनीज टू मेंटेन द सीक्रेसी रिगार्डिंग देयर वर्क। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। कंपनीज़ में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की कमी दिखाई देती है। फर्दर, कंपनी का साइज़ बहुत लार्ज होने की वजह से कंपनी के ओनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर एम्प्लॉयज़, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स सभी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व हो सकें। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। नाउ द नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस। किसी भी कंपनी की फंक्शनिंग के लिए बहुत सारे लीगल प्रोविजंस और कंपल्सन्स होते हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने होते हैं। कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि ऑडिटिंग, वोटिंग, फिलिंग ऑफ रिपोर्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रास। ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके अलावा कंपनीज़ को रजिस्ट्रार ऑफिस से, सेबी से और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी कई सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने होते हैं, जिससे इनकी फंक्शनिंग स्मूथली चल सके। ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग और मनी टेकिंग होता है, और साथ ही साथ ये कंपनी के फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन को भी रिड्यूस करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज़ के सभी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट फॉलो करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गाइडलाइंस को टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके अलावा वेरियस प्रपोजल्स होते हैं जिनके लिए मैनेजमेंट के कंसर्न्ड एम्प्लॉयज़ की अप्रूवल भी लेनी होती है। तो इन सारे प्रोसेस की वजह से डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी देर होती है, और जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है जॉब का, वो बहुत डिले हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट लिमिटेशन, दैट इज़ ओलिगार्की मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ओलिगार्की इज़ अ पावर स्ट्रक्चर वेयर पावर रिमेन्स विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब ये ओलिगार्की मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे अप्लाई होता है ये समझते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी के ओनर्स इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स आर लार्ज इन नंबर एंड दे आर स्प्रेड इन ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए इन शेयर होल्डर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि ये कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें या कंपनी की फंक्शनल एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग कोई डिसीज़न ले सकें। इसीलिए हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। किसी भी कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो कि कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग सभी डिसीजंस लेते हैं। इसीलिए कंपनी, जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इसका मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक ना रहकर ओलिगार्की हो जाता है। ओलिगार्की मैनेजमेंट मतलब जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में होती है, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ओलिगार्की मैनेजमेंट कई बार कंपनीज़ के लिए एक लिमिटेशन की तरह भी काम करता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी कभार ऐसे डिसीजंस भी लेते हैं जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के कंट्रेरी हो, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स डिससेटिस्फाई भी हो जाते हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने शेयर्स सेल कर दें। So, oligarchy management sometimes works as a negative point for a company. Now, come to the next limitation, that is conflicts in interests. Friends, sometimes there may be conflicts in interests of various stakeholders of a company. कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन हायर सैलरीज, वेयर एज जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको ये डिज़ायर होता है कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट लो प्राइस पर मिले। दूसरी तरफ जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी डिमांड ये होती है कि उनके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो, प्लस उन्हें हायर डिविडेंड मिले। तो
किसी भी कंपनी के लिए इतने सारे डाइवर्स डिमांड्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन एट अ टाइम. Therefore, conflicts in interests also work as a limitation for a company. So friends, these were all the limitations of a company. Now we will discuss types of company. Friends, basically there are two types of companies. The first is private company and the second is public company. Now let us discuss in detail. And the first is private company. फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनने के लिए कुछ कंपल्सन्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं. एंड द फर्स्ट इज़ प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है अपने मेंबर्स को टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स. सेकेंड, किसी भी प्राइवेट कंपनी में इसके पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं. थर्ड, private company does not invite public to subscribe its securities. That means कोई भी प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है और इसके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं किए जाते हैं. इसके अलावा किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है. फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रिविलेजेस की बात करेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलते हैं एज अगेंस्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. एंड द फर्स्ट प्रिविलेज इज़ a private company can be formed by only 2 members whereas 7 people are needed to form a public company. किसी भी प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 2 मेंबर्स की ज़रूरत होती है. 2 लोग मिलकर आए और प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन किसी पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत होती है. तो ये प्राइवेट कंपनी के लिए एक प्रिविलेज है. सेकेंड प्रिविलेज जो प्राइवेट कंपनी के लिए है वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, इनके शेयर्स पब्लिकली ट्रेडेड नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें कोई प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं करना होता है. प्रॉस्पेक्टस में किसी भी कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो पब्लिक को अवेलेबल कराई जाती हैं ताकि पब्लिक उसके शेयर्स को खरीदे या ना खरीदे ये डिसीजन ले सके. लेकिन प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं करने होते हैं, इसलिए उसके साथ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करे. तो ये भी एक प्रिविलेज होता है प्राइवेट कंपनी के लिए. एंड द थर्ड प्रिविलेज इज़ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ये प्रिविलेज नहीं होता है. पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करने के बाद एक और सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट उसे मिल जाता है तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. लेकिन प्राइवेट कंपनी का के साथ ये कंपल्सन नहीं है. अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सुन एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नाउ द फोर्थ प्रिविलेज इज़ किसी भी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होने चाहिए. हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दोनों टाइप ऑफ कंपनीज में 15 होने चाहिए. एंड द फिफ्थ प्रिविलेज इज़ किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करे, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए इंडेक्स ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना नेसेसरी होता है. तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे प्राइवेट कंपनी के. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ अ पब्लिक कंपनी. फ्रेंड्स, एज पर द कंपनीज एक्ट एक पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं. हालांकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पर कोई लिमिट नहीं होती है. सेकेंडली, पब्लिक कंपनी के मेंबर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. थर्ड, पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ के सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ये अपने शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करती है. सो इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनीज. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले. थैंक यू.